वेस्कुलाइटिस, तो ये जो वर्ड है हमारे पास, सबसे पहले वेस्कुलर से हमारे पास क्या बनेगा, वेसल्स, वेसल्स, और आइटस से इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड वेस्कुलाइटिस। ठीक है। हमारे पास बॉडी जो होती है, बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हमारे पास होती हैं वो मेनली अकॉर्डिंग टू द साइज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मेनली हमारे पास लार्ज वेसल्स, उसके बाद हमारे पास मीडियम वेसल्स, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास स्मॉल वेसल्स। तो अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है, हमने इसकी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है हमारे पास वो अकॉर्डिंग टू द साइज इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। लार्ज वेसल्स की इन्फ्लेमेशन को हमारे पास डिफरेंट डिजीजेज में कैटेगराइज्ड किया गया है। इसी तरह से मीडियम साइज्ड वेसल की जो इन्फ्लेमेशन है उसको डिफरेंटली कैटेगराइज्ड किया गया है, और स्मॉल वेसल्स इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो है उनको डिफरेंटली कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास डिफरेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स अगर हो रही है तो मोस्ट कॉमन मेन सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो आपके पास, अगर कोई किसी किस्म भी होगी, बेशक लार्ज है, बेशक मीडियम है, बेशक स्मॉल है, तो जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा फीवर। उसके बाद हमारे पास माइल्जियाज, ठीक है, प्लस हमारे पास आर्थरेल्जियाज, और प्लस हमारे पास फटीक। तो ये कॉमन सिम्टम है जो कि देखने को मिलेंगे। फीवर, माइल्जियाज हमारे पास मसल्स पेन, आर्थरेल्जिया जॉइंट पेन, और फटीग आपको पता है, ठीक है, थकावट फील होगी पेशेंट को। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम यहाँ पे ब्लड वेसल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ब्लड वेसल्स मेनली हमारे पास, अगर ये ब्लड वेसल का ल्यूमन है तो ल्यूमन में मेनली क्या होते हैं हमारे पास, एंडोथीलियल सेल। ठीक है। एंडोथीलियल सेल के अराउंड हमारे पास जो फर्स्ट लेयर होती है इसको हम कहते हैं इंटीमा। इंटीमा, ठीक है। और इंटीमा के अराउंड हमारे पास जो सेकंड लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया। और मीडिया मेनली हमारे पास जो ब्लड वेसल्स में मसल्स होते हैं जो कि इसके डायमीटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं तो इसके डायमीटर में फ्लक्चुएशन आती है, तो वो मेनली हमारे पास मीडिया, जो ये ब्लू लेयर है इसको मीडिया कहते हैं, इसमें लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसके अराउंड, इसके बाहर आपके पास एक लास्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे ये जो है आपके पास मीडिया, और मोस्ट इनर जो है आपके पास जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई है, दिस इज कॉल्ड इंटीमा। इंटीमा। तो ब्लड वेसल्स का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इन 3 लेयर पे लाई कर रहा होता है। हमारे पास जब भी इन्फ्लामेशन होगी तो बाज कंडीशन में हमारे पास ये होगा कि ट्रांसम्यूरल होगी, कि तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, और बाज औकात ऐसे होगा कि हमारे पास जो इंटीमा की लेयर है या मीडिया तक आपके पास इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन होगी वो पेनिट्रेट होगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास, अब हमने ये ब्लड वेसल्स की बात कर ली, तो ब्लड वेसल्स के बाद हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे एक ब्लड वेसल बनाता हूँ, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ठीक हो गया जी। और इसमें एक स्पेसिफिकली ल्यूमन है जो कि आपके पास फॉर द पैसेज ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल है, कि यहाँ से ब्लड जो होता है वो पास होता है। अब अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे पास 3 कॉमन सिम्टम जो होंगे ना वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो पेशेंट होगा उसकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें हमें थ्रोम्बस देखने को मिलेगा, थ्रोम्बस, ठीक है। थ्रोम्बस के बाद हमारे पास नैरोइंग ऑफ ल्यूमन, नैरोइंग ऑफ ल्यूमन, ठीक है जी। 2 बातें होगी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास इंक्रीज द रिस्क ऑफ रप्चर, कि इसके रप्चर होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, ये सारी कंडीशन क्यों होगी, हमारे पास कोई भी अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर कोई ऐसी काज है जिसकी वजह से कि सर्कुलेशन में यहाँ पे कोई भी एंटीजन आ गया, अगर एंटीजन आ गया तो इसको आके एंटीबॉडी पकड़ लेगी। और अगर हमारे पास ये एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बना है ये अगर यहाँ पे एंडोथीलियल सेल में डिपॉजिट हो गया है, तो एंडोथीलियल सेल अगर रप्चर होगा तो सब एंडोथीलियल क्या होता है, कोलेजन हमारे पास जब वो एक्सपोज होगा तो हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो आगे इनिशिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ऐसी कोई भी काज होती है कि हमारे पास जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वेसल्स को आके इरिटेट करती है तो सबसे पहले फौरी तौर पे यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है। जब यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाएगा तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से ये जो आपके पास ल्यूमन है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, पहली कंडीशन थ्रोम्बस बन गया, दूसरे नंबर पे नैरो ल्यूमन, कि जो जो इसका ल्यूमन था नॉर्मली वो नैरो हो जाएगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि आपके पास अगर इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन है वो आपके पास ट्रांसम्यूरल है, कि ये
पूरी की पूरी, अब हमने एंडोथेलियल तक की बात की ना कि ये आपके पास सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर रही है, तो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन अगर है तो ये ब्लड वेसल को रप्चर कर सकेगी, ठीक हो गया। रप्चर करेगी तो जो ब्लड होगा वो लीक होना शुरू हो जाएगा, और लीक होके आपके पास वो अंडर द स्किन अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं कि परपरा, ठीक है। तो इसमें आपके पास मेनली परपरा देखने को मिलता है, ठीक है जी, परपरा। लेकिन मेन डिफरेंशियल बात ये है परपरा की कि ये आपके पास जो होता है वो पाल्पेबल होता है। नॉर्मली आपके पास जो कंडीशन होती है ना, नॉन इन्फ्लामेटरी जो परपरा होता है, जो कि आपके पास डिक्रीज, व्हाट इज द काजेज ऑफ नॉन इन्फ्लामेटरी परपरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में आपके पास नॉन पाल्पेबल परपरा मिलेगा आपको, नॉन पाल्पेबल, ठीक है। अब ये आपके पास इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, तो अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो इसमें जो परपरा आपको मिलता है देखने को, वो क्या होता है, वो आपके पास पाल्पेबल होता है। इसका मतलब ये है कि अब जब जो पेशेंट आएगा, अगर उसकी एक्स्ट्रा विजेशन ब्लड लीकेज हुआ हुआ है अंडर द स्किन, तो जब आप उसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने पे आपको फील होगा कि नीचे आपके पास जो स्किन के अंदर जो ब्लड है, ब्लड आपको फील होगा, पाल्पेबल परपरा आपको देखने को मिलता है। तीन कंडीशन है जहां पे आपको परपरा देखने को मिलता है हमारे पास, कहाँ कहाँ, एक ये सिंपल नहीं है कि जब वेस्कुलाइटिस होगी तो आपको परपरा देखने को मिलेगा। हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का क्या मतलब है कि बॉडी में अगर प्लेटलेट का काउंट कम हो गया, तो डिक्रीज प्लेटलेट है, तो डिक्रीज प्लेटलेट की वजह से भी आपके पास परपरा बन सकता है, ब्लड लीक हो जाएगा ब्लड वेसल से, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास मेन काज ये है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अलावा कि आपके पास स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि स्कर्वी आपके पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी को बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी अगर डेफिशिएंट होगी तो ये आपके पास कोलेजन, विटामिन सी मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर के लिए। तो ब्लड वेसल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें एडवेंटिशिया जो है, जैसे कि ये एडवेंटिशिया, तो एडवेंटिशिया में मेनली आपके पास विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेजन के लिए, तो इसमें आपके पास कोलेजन होता है। अगर कोलेजन आपके पास सही से नहीं बनेगा तो इसको बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी की कंडीशन होती है डिक्रीज ऑफ विटामिन सी, तो ये भी आपके पास प्रकाश करवा सकता है। और तीसरी कंडीशन है वेस्कुलाइटिस, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है कि जिधर हमें परपरा देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया। तो इस पे भी आपने सिर्फ अगर परपरा मिल रहा है तो आपने सीधा ये नहीं कह देना कि ये जो पेशेंट है वो वेस्कुलाइटिस का, ठीक हो गया। तो ये तो थी कॉमन कॉमन बातें जो कि इस डिजीज में हमें देखने को मिलेंगी। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली कि डिफरेंट अगर डिजीजेज हैं तो डिफरेंट डिजीज हमारे पास किस तरह से एक दूसरे से आपके पास अलहदा हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज वेसल्स की। लार्ज वेसल्स वेस्कुलाइटिस, तो अगर हम इनकी बात करें तो इसमें मेनली हमारे पास टेम्पोरल और टाकायासु आर्टराइटिस दो डिजीजेज आती हैं। टेम्पोरल आर्टिराइटिस, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास टाकायासु आर्टराइटिस। और टेम्पोरल आर्टराइटिस को जाइंट सेल आर्टराइटिस भी कहा जाता है, जाइंट सेल, ठीक है। जाइंट सेल क्यों, क्योंकि आपके पास मेनली इसमें जो मैक्रोफेजेस है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके पास अगर ये लार्ज वेसल्स हैं तो लार्ज वेसल्स को इसलिए कैटेगराइज किया गया है कि वो वेसल्स जिनका जो ल्यूमन है वो इंक्रीज होता है। तो इसमें हमारे पास अगर यहाँ पे मैं एओर्टिक आर्च बनाता हूँ, ये हमारे पास एओर्टिक आर्च है, ठीक है, एओर्टा है जो कि ब्रेन से हार्ट से निकल रही है। तो हार्ट से अगर निकल रही है तो ये आगे आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस देती है। यहाँ पे हमारे पास ये एक ब्रांच देती है, फिर आपके पास यहाँ पे, इसको मैं सारा लिखता हूँ ये कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ये ब्रेकियोस्फेलिक होगी, और ब्रेकियोस्फेलिक आगे आपके पास दो ब्रांचेस देती है, ठीक है। तो ये आपके पास एओर्टा है, एओर्टिक आर्च है। अगर हम इसकी बात करें तो एओर्टिक आर्च से मेनली आपके पास यहाँ पे जो एक लेफ्ट साइड होती है एक राइट साइड है, तो इसको हमने कह दिया कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, LSCA, और ये आपके पास है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो है ब्रांच, इसको बोलते हैं ब्रेकियोस्फेलिक, ब्रेकियोस्फेलिक, ठीक है। और ब्रेकियोस्फेलिक से आगे आपके पास दो ब्रांचेस निकलती हैं, राइट सब क्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट सब क्लेवियन, और अगर राइट साइड पे है तो राइट सब क्लेवियन। फर्क ये है कि आपके पास लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी जो है वो डायरेक्टली निकल जाती है एओर्टिक आर्च से, लेकिन आपके पास राइट साइड पे पहले ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक होता है और ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से आगे आपके पास दो ब्रांचेस निकलती हैं।
अब अगर ये वाली आर्टरीज इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, आगे आपके पास ये जाएंगी तो ये एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये जो आपके पास है ना राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये एक्सटर्नल इंटरनल, फिर आगे ये ब्रांचेस देगी जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल आर्टरी। तो कौन कौन सी मेनली आपके पास लार्ज आर्टरी जो है वो हो सकती हैं जो कि इस डिजीज में इन्वॉल्व होंगी? टेम्पोरल आर्टराइटिस में या जॉइंट सेल आर्टराइटिस में तो आपके पास थोरेसिक एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आर्टरीज ऑफ नेक, कि नेक की जो आर्टरीज है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो ये सारी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास हम देख लेते हैं कि ये जॉइंट सेल आर्टरी आर्टराइटिस जो कंडीशन है इसमें मेनली स्पेसिफिकली क्या होता है। तो इसमें स्पेसिफिकली हमारे पास जो टेम्पोरल आर्टरी है ना, जो स्कल को टेम्पोरल अगर हम बात करें तो हमारे पास टेम्पोरल लोब, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास ये अगर एक मेल है तो आपके पास यहाँ पे ये फ्रंटल लोब होता है, ये आपके पास उसका पेराइटल है, ये फ्रंटल है, और आपके पास जो ईयर के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। तो यहाँ से जो ब्रांच आएगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, जो कि आपके पास यहाँ पे इसको सप्लाई करेगी, उसको बोलेंगे टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। तो मेनली ये उसको इन्वॉल्व कर लेती है, ठीक है। अगर उसको इन्वॉल्व कर लेगी तो बाकी वही बातें, हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपके पास थ्रोम्बस हो सकता है, ठीक है, ल्यूमन नैरो हो सकता है, वो सारी कंडीशन है। स्पेसिफिकली जो इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो ये आपके पास नैरोइंग ऑफ, सॉरी दिख रहा, तो इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली हमारे पास क्या होगा कि यूनिलेटरल हेडिक, यूनिलेटरल हेडिक, ठीक है, एक तरफ से हमारे पास लेफ्ट या राइट, जो भी टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व होगी उस साइड का राइट है तो राइट हेडिक होगा, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट हेडिक होगा। और उसके अलावा हमारे पास जा क्लॉडिकेशन, जा क्लॉडिकेशन के जब ये पेशेंट जो होगा वो च्यूइंग करेगा, च्यूइंग के दरमियान हमारे पास जो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन है उनकी ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपरली, उसको ब्लड सप्लाई नहीं दे रही वहां के मसल को, क्योंकि उसकी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, तो पेशेंट जो होगा वो जा क्लॉडिकेशन के साथ मिलेगा, ठीक हो गया, ये स्पेसिफिक है इसके साथ। और आपके पास ये जो फीमेल मोस्ट कॉमनली ये जो डिजीज होती है वो फीमेल में होती है, और फीमेल भी मोस्ट देन 50 ईयर की उनकी जो एज होगी वो मोर देन 50 ईयर होगी, ठीक हो गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यही डिजीज जो होती है वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है उसको भी इन्वॉल्व कर लेती है, और अगर ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व हो गई है तो आपके पास ये जो पेशेंट होगा वो ब्लाइंडनेस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, ब्लाइंडनेस करवा सकती है, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ये जो डिजीज होती है एक और फाइब्रोमाइल्जिया रूमेटिका एक डिजीज होती है, फाइब्रोमाइल्जिया रूमेटिका। ये भी आपके पास एक ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब इसमें होता है कुछ इस तरह से कि बॉडी के जो प्रोक्सिमल मसल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। प्रोक्सिमल मसल कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास? प्रोक्सिमल मसल अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो शोल्डर मसल, ठीक है। और अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में आपके पास जो हिप के मसल्स हैं वो भी प्रोक्सिमल है, लोअर लिम्ब में हिप के, और आपके पास अपर लिम्ब में जो शोल्डर मसल्स हैं तो उनकी मेनली इन्वॉल्व हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस है, ठीक है, या टेम्पोरल आर्ट्राइटिस है, तो उसमें होगा ये कि उसमें फाइब्रोमेल्जिया रूमेटिका ये डिजीज भी मोस्ट कॉमनली हो सकती है। इसके साथ आपके पास ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिलती हैं। और बाकी जो इसकी कॉमन स्पेसिफिक इसके सिम्टम्स हैं यूनिलेटरल हेडेक, जा क्लॉडिकेशन और ब्लाइंडनेस। और ये मोस्ट देन फीमेल, फीमेल जो होगी मोर देन 50 ईयर उसको ज्यादातर मिलेगी। थोरेसिक एओर्टा, आर्टरीज ऑफ द नेक और ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इसको इन्वॉल्व करेगी। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस पेशेंट को स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट गिव स्टीरॉइड्स, ठीक हो गया जी। तो ये थी इसके साथ स्पेसिफिक जो बातें थी। अब इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में हमारे पास ये जो डिजीज है हमारे पास इसमें होता कुछ इस तरह से है कि इसमें ग्रेनुलोमास बनते हैं। तो ग्रेनुलोमास आपको पता है कि किस तरह से जब बायोप्सी करते हैं ना किसी भी ब्लड वेसल्स की, तो ग्रेनुलोमा होता क्या है कि दरमियान में अगर कोई भी पैथोजन पड़ा हुआ है तो उस पैथोजन को कवर करने के लिए आपके पास जो मैक्रोफेजिस हैं जिनको जाइंट सेल कहा जाता है वो इसके अराउंड आपके पास इस तरह से इसको रैप कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये मेनली आपके पास इसमें बायोप्सी पे देखने को मिलते हैं। और आपके पास इंक्रीज ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होगा वो भी इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट डिजीज जो दूसरी हमने कही थी कि आपके पास जो लार्ज वेसल्स को इन्वॉल्व करती है टाकायासु आर्ट्राइटिस, तो टाकायासु आर्ट्राइटिस आपके पास ये जो डिजीज होती है ये मेनली यंग एशियन वुमेन्स में देखने को मिलेगी।
टाकायासु आर्टेराइटिस मेन लार्ज वेसल्स ही इन्वॉल्व होंगी, यंग एशियन फीमेल्स, यंग एशियन फीमेल्स। और अगर हम इसकी पैथोलॉजिकली पैटर्न को डिस्कस करें तो इसमें भी क्या होगा कि ग्रेनुलोमेटस थिकनेस मिलेगी, ग्रेनुलोमेटस थिकनेस, ठीक है। और आपके पास स्पेसिफिकली ये जो एयोर्टिक आर्च है इसके साथ रिस्पॉन्सिबली आपके पास स्पेसिफिक ये होगा कि ये जो एयोर्टिक आर्च है, यहाँ पे मैंने कहा कि ये आपके पास लेफ्ट सब क्लेवियन है और दूसरी तरफ राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, तो ये मेनली आपके पास इन ब्रांचेस को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। और अगर इन ब्रांचेस को इन्वॉल्व करेगी तो आपके पास ये जो ब्रांचेस हैं ये अपर लिम्ब को सप्लाई दे रही होती हैं, अपर लिम्ब ये लेफ्ट साइड की और ये राइट साइड की अपर लिम्ब को सप्लाई देंगी। तो आपके पास होगा इस तरह से कि इसमें पल्स जो होगी वो डिफरेंस मिलेगी। मतलब आपके पास अगर ये लेफ्ट साइड की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो लेफ्ट साइड पे आपके पास जो ब्लड प्रेशर होगा वो आपके पास क्या होगा, जो सॉरी ब्लड प्रेशर तो बॉडी में मेंटेन रहेगा, जो पल्स होगी ना पल्स वो आपके पास डिफरेंस मिलेगी, ठीक हो गया, पल्स डिफरेंस मिलेगी। लेफ्ट साइड पे पल्स डिफरेंस होगी और राइट साइड पे जो पल्स होगी वो आपके पास और मिलेगी, क्योंकि वहां पे नॉर्मल ब्लड जा रहा है लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। इसके अलावा आपके पास ये पेशेंट जो होगा वो जॉइंट पेन, स्किन नोड्यूल्स, ये सारी कंडीशन उसमें देखने को मिलती हैं। और इसको भी अगर हमने ट्रीट करना है तो हम क्या करते हैं कि इस पेशेंट में भी हम स्टीरॉइड्स यूज करते हैं और स्टीरॉइड्स से ये पेशेंट जो होता है वो ठीक हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब दोनों में डिफरेंस ये था कि इसमें यूनिलेटरल हेडेक मिलता है और इसमें हमारे पास पल्स डिफरेंस मिलता है, पल्स डिफरेंस, ठीक है। और आपके पास यंग एशियन फीमेल्स जिनकी एज लेस देन 40 ईयर्स होगी, ये भी इसके साथ डिफरेंट है। और जो पैटर्न होता है वो आपके पास इसमें भी इन्फ्लामेटरी पैटर्न नॉर्मल वही कॉमन होता है। और साथ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम स्टीरॉइड्स देते हैं, तो स्टीरॉइड से जो ये जो पेशेंट होगा वो आपके पास ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है, अब हम बात करेंगे कि मीडियम वेसल्स। तो मीडियम वेसल्स आपके पास ये जो इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है मीडियम वेसल्स को जो इन्वॉल्व करती हैं उनमें आपके पास सबसे पहले कावासाकी डिजीज, कावासाकी डिजीज। उसके अलावा हमारे पास पोली आर्टराइटिस नोडोजा, पोली आर्टराइटिस नोडोजा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास मीडियम वेसल्स की जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं बर्जर डिजीज, बर्जर डिजीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कावासाकी डिजीज, कावासाकी। हमारे पास ये जो डिजीज होती है मोस्ट कॉमनली बेबीज को, जो चिल्ड्रन होते हैं ना, चिल्ड्रन को ये इन्वॉल्व करती है, चिल्ड्रन में ज्यादातर होती है और लेस देन 4 ईयर, ठीक है। अगर इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो आपके पास डिजीज होती है इसमें पेशेंट का जो टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर हमेशा मोर देन 101.3, आपके पास 101 से ज्यादा टेम्परेचर इसको मिलेगा, ठीक है जी। और ये किन किन ऑर्गन को ज्यादा इन्वॉल्व करती है, आपके पास स्किन को, ठीक है, उसके अलावा लिप्स को और टंग को ये ज्यादा इन्वॉल्व करेगी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसमें होगा इस तरह से कि ये जो टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा इसको अगर हम असीटामिनोफेन देंगे ना, असीटामिनोफेन, तो इसके लिए ये आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, इससे इसका जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज नहीं होगा। बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस मिलता है, बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास ये जो पेशेंट होगा उसको रैश मिलेंगे और प्लस स्वोलन हैंड एंड फीट, इसके जो हाथ और पैर होंगे वो आपके पास स्वोलन मिलेंगे, एडिमेटस मिलेंगे, ठीक है। और फर्दर आपके पास ये पेशेंट जो होता है वो कॉर्नरी आर्टरी एनोरिज्म के साथ मिलता है, एनोरिज्म, ठीक है। और इसी वजह से इसकी डेथ होती है। अगर यहाँ पे हम इसकी डायग्राम बनाएं, ये जो हमने सारी सिम्टम्स देखे हैं, तो यहाँ पे एक अगर बेबी है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने क्या कहा कि इसमें कंजक्टिवाइटिस है तो रेड आइज है इसकी, ठीक है। और रेड रेड आइज के अलावा हमने कहा कि इसकी बॉडी पे हमें रैश भी मिलते हैं,
तो ये रैश हमारे पास इसमें मिल रहे हैं। इसके अलावा ये हार्ट को इन्वॉल्व कर रही है, किस तरह से, क्योंकि इसमें आपके पास कोरोनरी एनोरिज्म होता है। एनोरिज्म क्या होता है कि आपके पास ये ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लड वेसल्स की अगर आपके पास आउटर कवरिंग में डिफेक्ट आ चुका है, तो आउटर कवरिंग में डिफेक्ट आने की वजह से आपके पास ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन या कोई भी कंडीशन है, तो आपके पास ये जो ब्लड वेसल्स होंगी वो इस तरह से आउट बल्ज हो जाएंगी, इस तरह से आपके पास बाहर की तरफ ये आउट बल्ज हो जाएंगी। उसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो आपके पास ब्लड जो होगा वो इस तरह से फिर इसमें स्टेसिस भी कर सकता है, मतलब इसमें रुक सकता है। ये जो आउट, ये इस तरह से ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ बैलून आउट हो गई है ना, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे ब्लड रुक भी सकता है, रख सकता है, तो थ्रोम्बस का इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, और इसके अलावा ये रप्चर भी हो सकता है। तो मेन मोस्ट कॉमनली ये जो कावासाकी डिजीज होती है बेबीज में, इनमें जो डेथ होती है वो आपके पास इसी वजह से होती है कि ये जो कॉर्नरी आर्टरी, आपके पास जो हार्ट को ब्लड सप्लाई जा रही होती है वो कॉर्नरी आर्टरी दे रही होती है, तो उसका जो एनोरिज्म होता है वो रप्चर हो जाता है, और उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, और बेबी जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे हमने हार्ट को बना लिया। उसके अलावा आपके पास म्यूकोक्यूटेनियस रैश मिलते हैं, कंजवाइटिस मिलता है, और मेन मोस्ट कॉमनली आपके पास ये जो पेशेंट होगा उसकी स्ट्रॉबेरी टंग मिलेगी। स्ट्रॉबेरी टंग, ये इसके साथ स्पेसिफिक है। अब इसको ट्रीट अगर करना है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, हम हमारे पास एक तो डिजीज हम इसमें देते हैं IVIG। ठीक है, तो ये आपके पास इसको, इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिवर्स कर लेती है। उसके अलावा हम इसको एस्पिरिन देंगे। तो एस्पिरिन के रिलेटेड हमारे पास ये MCQs है, ये आपने याद रखना है। क्या MCQs है कि आपके पास कोई भी अगर बेबी के रिलेटेड डिजीज है तो हम उसको एस्पिरिन नहीं देते। अगर हम उसको एस्पिरिन देंगे तो राई सिंड्रोम का जो रिस्क होता है ना वो बढ़ जाता है। राई सिंड्रोम क्या होता है हमारे पास, कि ये आपके पास लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया को जाके डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से, लीवर डैमेज की वजह से पेशेंट में इंसेफ्लोपैथी, लीवर फेलियर, ठीक है, तो पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, सीजर्स, कोमा, ये सारी कंडीशन होंगी। मोस्ट कॉमनली राइस सिंड्रोम में आपके पास पोस्ट इन्फेक्शन हमारे पास वायरल था, मतलब पोस्ट वायरल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हुआ था तो उसमें हमने उसको एस्पिरिन दे दी, तो वो राइस सिंड्रोम की तरफ पेशेंट को ले जाती है। ठीक हो गई, इस वजह से हम नॉर्मली यूज नहीं करते बेबीज में, क्योंकि राइस सिंड्रोम ना हो जाए। लेकिन लेकिन हमारे पास ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमने एस्पिरिन देनी है, और एस्पिरिन अगर हम देंगे तो आपके पास ये जो पेशेंट होगा वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसके साथ स्पेसिफिक है, ये आपने याद रखना है, और ये पूछा जाता है बार बार MCQs में कि कावासाकी को किससे ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया, और बाकी एनोरिज्म की हमने बात कर ली। एनोरिज्म हमें किस तरह से पता चलता है, एंजियोग्राम पे हम देखते हैं। एंजियोग्राम हम कंट्रास्ट हम डालेंगे, और कंट्रास्ट से हम कैमरे से फिर देखते हैं, तो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती है ना, तो उसका जो ल्यूमन होता है वो हमें बल्ज आउट मिलता है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे हमें नैरो मिलेगा, थ्रोम्बस भी मिलेगी, और बाज औकात बल्जिंग ही मिलता है। मतलब नॉर्मल ब्लड वेसल आ रही है तो फौरी तौर पे आपको इस तरह से बल्ज आउट एरिया मिलेगा, फिर ये नॉर्मल आ रही है तो ये एनोरिज्म जो होगा वो इस तरह से एंजियोग्राम पे हमें देखने को मिलता है। ठीक हो गया, कावासाकी की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो डिजीज होती है वो होती है बर्जर डिजीज। तो बर्जर डिजीज आपके पास ये बर्जर डिजीज, अच्छा इसमें पता मसला क्या है, मसला ये है कि आपने ना इसमें परेशान नहीं होना कि ये जो डिजीजेज हम पढ़ रहे हैं इसमें हर बात तो इसके साथ मिलती जुलती है। तो बात असल में ये है कि ये है ये ऐसी कंडीशन, इसमें हमने सिर्फ जो सिम्टम्स है ना इसके, सिम्टमेटिकली हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, बाकी जो बातें हैं वो इसकी तकरीबन सेम ही है। तो मेमोराइजेशन ही रिलेट करती है इसके साथ, कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो कंसेप्ट हम लगा के देखें कि ये कंसेप्ट लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नाम आना चाहिए डिजीज का, कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व हो रही है, साइज उनका कौन सा है, और उसमें हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है जी, तो बर्जर डिजीज की हम बात करते हैं। बर्जर डिजीज में मेनली हमारे पास ये होती है मेल स्मोकर्स में। मेल स्मोकर्स जो होंगे ना उनमें ये ज्यादातर होती है। होगा किस तरह से कि हमारे पास अगर स्मोकर्स हैं तो स्मोकर्स क्या करवा सकते हैं, स्मोकर्स के पास एक एबिलिटी होती है कि ये आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, और अगर बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आपके पास इनिशिएट हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो ये आपके पास एंटी एंडोथीलियल एंटीबॉडीज बना देता है। एंटी एंडोथीलियल एंटीबॉडीज, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज आपके पास क्या करेंगी कि जो ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम है उनको जाके डैमेज करेंगी, एंडोथीलियम और ब्लड वेसल को डैमेज करेंगी। जब उसको डैमेज करेंगी तो डैमेज करने के बाद आपके पास क्या होगा कि सब एंडोथीलियल कोलेजन जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। तो जब वो एक्सपोज होगा तो उसकी एक्सपोज होने की वजह से आपके पास यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाएगा, और जब थ्रोम्बस बन जाता है तो थ्रोम्बस आपके पास क्या करवा देता है, ऑक्लूजन काज करवा देता है। ठीक है, ऑक्लूजन का क्या मतलब होगा कि ये जो पेशेंट होगा जो स्मोकर था उसकी जो ब्लड वेसल्स होंगी मोस्ट कॉमनली
पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज के, उसकी जो आर्म्स की, हाथ और पैरों की जो आपके पास ब्लड वेसल्स है ना, उनमें मेनली थ्रोम्बस देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो पेशेंट होगा इसकी हम बना लेते हैं कि हमारे पास, ठीक है। तो इसकी जो ये आपके पास ब्लड वेसल्स आ रही थी यहाँ पे और यहाँ पे, और इसके अलावा आपके पास जो नीचे की तरफ जा रही थी, इनमें ऑक्लूजन हो जाएगी थ्रोम्बस होने की वजह से। तो आपके पास ये जो पेशेंट होगा वो गैंग्रीन के साथ मिलेगा, गैंग्रीन, ठीक है। उसके जो आपके पास एक्सट्रीमिटीज होंगे ना, डिस्टल एरिया, मतलब कि इसका जो फुट होगा, तो फुट आपको ब्लैक नजर आएगा पूरे का पूरा, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो आपके पास जो सेल उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। और बाज़ औक़ात ऑटो एम्प्यूटेशन भी हो जाती है, कि खुद ब खुद ही जो इस बंदे की फिंगर्स होती हैं ना, वो खुद ब खुद ही आपके पास रिमूव होना शुरू हो जाती हैं, ऑटो एम्प्यूटेशन उसको बोलते हैं। इसी डिजीज में हमारे पास क्या होगा, पहले तो हमने गैंग्रीन लिखी, ऑटो एम्प्यूटेशन देखने को मिलेगी, और ऑटो एम्प्यूटेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो वो एम्पुटेट हो जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास इसमें रेनॉल्ड्स फिनोमिना, रेनॉल्ड्स फिनोमिना मैंने बताया था कि आपके पास ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसको ट्रीट करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इसको कहना है कि स्मोकिंग, स्मोकिंग सीजेशन, कि भाई तू सिगरेट पीना छोड़ दे, और अगर ये पेशेंट सिगरेट पीना छोड़ देगा तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये था इसके साथ रिलेटेड। और इसमें मोस्ट कॉमनली सेम ऐसा ही पूछा जाएगा, मतलब सिनेरियो में ये होगा कि पेशेंट जो है उसको गैंग्रीन के साथ वो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। और उसके साथ अलावा वो स्मोकर है, उसकी स्मोकर हिस्ट्री है, और इसका जो एज है वो लेस देन 40 ईयर है, ठीक हो गया। तो ये जो पेशेंट है उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इससे भी पूछ सकते हैं, और ये कौन सी डिजीज है, तो ये बर्जर डिजीज में यही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोली आर्टराइटिस निडोजा। पोली आर्टराइटिस नोडोजा, पोली आर्टराइटिस नोडोजा ये भी मीडियम वेसल को इन्वॉल्व करती है। और इसमें स्पेसिफिसिटी बाकियों से रिलेटेड ये है कि ये आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, ठीक है जी। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा, किस तरह से होगा, कि इम्यून कॉम्प्लेक्स क्यों बनेगा, अगर किसी पेशेंट को हेपाटाइटिस इन्फेक्शन था, ठीक है, तो हेपाटाइटिस बी सरफस एंटीजन, इस एंटीजन के खिलाफ क्या होगा कि बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगा। ये जो आपके पास एंटीजन थी हेपेटाइटिस बी सरफेस, तो इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बन गई। और ये पूरे का पूरा अब क्या है कि ये इम्यून कॉम्प्लेक्स है विद द एंटीजन और एंटीबॉडी, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो आपके पास बॉडी में डेपोजिट होंगे। उन्होंने यहाँ पे आपके पास एक निमोनिक लिखा हुआ है, कि निमोनिक में उसने कहा हुआ कि आपके पास स्किन से, स्किन स्किन से आपके पास सबसे पहले ये क्या करेगी, ये एस से स्किन को इन्वॉल्व करती है, स्किन इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद आपके पास ये किडनी को इन्वॉल्व करेगी, किडनी इन्वॉल्वमेंट। आई से हमारे पास क्या होता है कि इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, और उसमें भी आपके पास मोस्ट कॉमनली जीआईटी और इंटेस्टाइन भी होती है, लीवर भी, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और एन से हमारे पास नर्व्स, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है तो हमारे पास ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 है, ठीक है जी। तो ये मेनली हमारे पास इसकी स्पेसिफिक बातें थी। अब हम बात करते हैं कि और ज्यादा कि इसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें पे इस कंडीशन में होता कुछ इस तरह से है कि इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन हो जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल इलास्टिक ल्यूमन जो होता है ना वो पूरे का पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें भी एनोरिज्म बनते हैं, ठीक हो गया। तो एनोरिज्म फॉर्मेशन, लेकिन आपके पास कावासाकी से डिफरेंशियल ये है कि इसमें आपके पास कोरोनरी एनोरिज्म नहीं होते, कॉर्नरी एनोरिज्म देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो ये जो एनोरिज्म होंगे वो आपके पास कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो ज्यादातर आपको हेपेटिक सर्कुलेशन में, लीवर में इस पेशेंट को हेपेटिक सर्कुलेशन में एनोरिज्म मिलेंगे, ठीक है। हेपेटिक सर्कुलेशन के अलावा हमारे पास और कहाँ, किडनी, लीवर, ठीक है, और मेजेंटेरिक आर्टरीज, ठीक है। और इसके साथ स्पेसिफिकली ये है कि ये जो कंडीशन होती है, डिजीज होती है, इसमें पोस्ट पेरेंडियल पेन मिलता है, इंटेस्टिनल अंजाइना, इंटेस्टिनल एंजाइना, ठीक है। कि जब वो खाना खाएगा तो नॉर्मली बॉडी में ये कंडीशन होती है ना, कि जब पेशेंट जो होता है
वो आपके पास खाना खाता है, तो खाना खाने के बाद आपके पास पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो आपके पास जीआईटी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जीआईटी की तरफ चला जाता है। इसी वजह से आपको कभी कभी नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पास वहां खाने को डाइजेस्ट करना होता है, तो पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो जीआईटी की तरफ चला जाता है। तो पोस्ट पेरेंडियल, अब अगर यहाँ पे आपके पास क्या है कि एनोरिज्म फॉर्मेशन हो चुकी है और यहाँ पे वैसे भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो चुकी है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो मेजेंटेरिक आर्टरी में और लिवर में जाके स्टक हो चुके हैं, तो आपके पास ल्यूमन डिक्रीज होगा, तो जब ब्लड सप्लाई जाएगी तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पाएगी, तो जिसकी वजह से आपके पास पोस्ट पेरेंडियल आपके पास पेन देखने को मिलेगा, और इंटेस्टिनल इंजाइना भी इसी में देखने को मिलेगा। और ये जो कंडीशन होती है इसमें हमारे पास क्या होता है कि ब्लडी स्टूल देखने को मिलता है, ब्लडी स्टूल। ब्लडी स्टूल क्यों? क्योंकि जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आपके पास इसके साथ स्पेसिफिकली यही बात है कि इसमें ही ब्लडी स्टूल जो है वो देखने को मिलेगा, बाकी किसी में नहीं होता। ठीक हो गया। और इसमें जो इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस था, हमने कहा कि हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन और इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती हैं। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन जो होगी वो आपके पास होगी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके साथ जो रिलेटेड बातें थी, और हम इसको वैसे ही एंजियोग्राम से इसके जो एनोरिज्म्स हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा टिश्यू बायोप्सी भी कर सकते हैं। और इसको जो ट्रीट करना है वो ट्रीट हमने किस तरह से करना है कि ट्रीट हम इसको करेंगे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मतलब कि स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स प्लस साइक्लोफोस्फामाइड, फोस्फामाइड। ठीक हो गया। तो अब हम ना थोड़ा सा अभी तक जो बातें हमने पढ़ी हैं इनको थोड़ा सा ना दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लें, ताकि एक दफ़ा मैं आपको बता दूं मेनली कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक, कि उसमें से अहम अहम बातें क्या हैं। हमने 3 डिजीजेज पढ़ी हैं मीडियम वेसल की। एक हमने पढ़ी है बर्जर, ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी है कावासाकी, ठीक है, और तीसरी हमने पढ़ी है पोली आर्टराइटिस नोडोजा, आर्टराइटिस नोडोजा। बर्जर डिजीज में आपके पास क्या होगा कि पेरिफेरल ज्यादातर स्मोकिंग हिस्ट्री होगी, और आपके पास जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं अपर और लोअर लिम्ब की, उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, और इसमें ऑटो एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन, ठीक है, और प्लस गैंग्रीन, गैंग्रीन देखने को मिलेगी। और इसकी ट्रीटमेंट हमने हमने क्या कहा था कि स्मोकिंग सीजेशन करवा दो इस पेशेंट को। ठीक हो गया, तो ये बर्जर डिजीज होगी। कावासाकी में हमारे पास क्या था? बेबी था, लेस देन 4 ईयर, टेम्परेचर जो होगा वो मोर देन 101 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एसिटामिनोफेन को बिल्कुल भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसके अलावा हमारे पास बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस मिलेगा, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, फर्दर हमारे पास क्या था कि इसमें स्ट्रॉबेरी टंग मिलेगी। स्ट्रॉबेरी टंग के अलावा हमारे पास इसमें एडिमेटिस हैंड और फीट मिलेगी, मतलब स्वोलन हैंड और फीट, स्वोलन हैंड फीट। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी एनोरिज्म मिलता है, कॉर्नरी आर्टरी एनोरिज्म। ठीक हो गया, तो ये था वेस्कुलाइटिस से रिलेटेड। और इसमें स्पेसिफिक ये था कि इसको हमने एस्पिरिन देनी है, एस्पिरिन देनी है, और आईवीआईजी। ठीक है, ये दो इसकी ट्रीटमेंट थी। यहाँ पे स्मोकिंग सीजेशन था। पोलीआर्टराइटिस नोडोजा क्यों होती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 होता है पहले नंबर पे। फिर मैंने कहा कि स्किन से याद रखना है, तो स्किन सबसे पहले स्किन, के से किडनी, आई से आपके पास जीआईटी मतलब इंटेस्टाइन, और एन से आपके पास न्यूरॉन्स, यहाँ पे ब्रेन बना देते हैं, तो ब्रेन। ठीक हो गया, तो ये आपके पास 4 इन्वॉल्वमेंट होंगी इसकी। ठीक है, और कॉर्नरी आर्टरी एनोरिज्म नहीं मिलता, बल्कि आपके पास किसका मिलता है? आपको हेपेटिक एनोरिज्म मिल सकता है। हेपेटिक सर्कुलेशन में जो आपके पास वहां पे हेपेटिक एनोरिज्म। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास इसमें स्पेसिफिकली इंटेस्टिनल इंजाइना, एंजाइना। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इसको ट्रीट करने के लिए हम देंगे स्टीरॉइड्स प्लस साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फामाइड। ठीक हो गया, तो ये मीडियम वेसल्स की जो डिजीजेज थी वो तीनों की तीनों हमने उसको अलहदा से हमने डिस्कस कर लिया। लार्ज वेसल जो थी वो हमने हमें पहले ही पता है वो दो पोल, एक तो आपके पास है जाइंट सेल और दूसरी आपके पास टाकायासु। टाकायासु में क्या होता है कि आपके पास पल्स डिफरेंस मिलता है, कि एक तरफ पे आपके पास पल्स और होगी, दूसरी तरफ जो पल्स होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक हो गया, पल्स डिफरेंस मिलेगा। ठीक हो गया, क्योंकि आपके पास प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द लार्ज वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं, और जो जॉइंट सेल टेम्पोरल आर्टराइटिस होता है उसमें आपके पास क्या होता है कि यूनिलेटरल हेडेक, जा क्लॉडिकेशन और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ऑक्लूजन होती हो जाती है, जिसमें ब्लाइंडनेस मिलेगी। और इन दोनों को, ये भी और आपके पास लार्ज वेसल, दोनों को हमने स्टीरॉइड से ट्रीट करना है। ठीक हो गया, तो मीडियम और लार्ज वेसल्स की जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन थी वो हमने सेपरेट कर ली है। अब हम आ जाते हैं
अपनी जो स्मॉल साइज वेसल्स है ना उनके ऊपर, तो उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डिजीज है उसको कहा जाता है कि ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, ठीक है। अब ये नाम से ही हमारे पास, पहले तो हमने कहा कि ये स्मॉल वेसल्स को इन्वॉल्व करती हैं, तो स्मॉल वेसल्स को इन्वॉल्व करती हैं। ग्रेनुलोमाटोसिस से मुराद यही है कि ग्रेनुलोमा बनेगा, ठीक है। पोली आपके पास मैनी एंजाइटिस का मतलब है कि वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, तो बहुत ज्यादा जो ब्लड वेसल्स है ना उनकी इन्फ्लेमेशन होगी। ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोली एंजाइटिस, ओके हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको वैगनर्स भी कहा जाता है। वैगनर्स, वैगनर्स भी इसी डिजीज को कहा जाता है। अब ना इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमारे पास सी एन का और पी एन का एंटीबॉडीज मिलती हैं, ठीक है। आपके पास साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास पी एन का माइलोपेरोक्सीडेज एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ये दो आपके पास होती हैं, एक सी एन का एक पी एन का, ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर हम ये न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो ये आपके पास, तो इस तरह से न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल में आपके पास ये उसका न्यूक्लियस आ गया। तो ये सारे का सारा जो है ये आपके पास है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में होगा क्या कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं प्रोटीनेज, प्रोटीनेज 3। तो अगर इस प्रोटीनेज 3 के खिलाफ एंटीबॉडी है तो इसको हम कहेंगे सी एन का, ठीक है। और आपके पास, अगर आपके ये जो मैं अब बनाने लगा हूँ रेड डॉट जो मैंने बनाए हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं माइलो पर ऑक्सीडेज, ठीक है। अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं तो इसको हम बोलेंगे पीएन का। तो इसको पीएन का क्यों कहा जाता है? इसको हमारे पास पेरी न्यूक्लियर, ये जो आपके पास पेरी न्यूक्लियर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, कि जब हम इसको कंट्रास्ट पे, ये जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, हमने ब्लड सैंपल लिया तो कंट्रास्ट पे जब हम इसको देखते हैं तो सी एन का एंटीबॉडी हमारे पास फ्लोरिसेंट मिलती हैं अराउंड द मार्जिन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स के। एक न्यूट्रोफिल्स है ना, तो वो मार्जिन पे हमें फ्लोरिसेंट मिलेगा, बाहर वाली साइडें उसकी मिलेंगी, ठीक हो गया। अगर न्यूट्रोफिल्स मार्जिन से आपके पास फ्लोरिसेंट नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो पेशेंट है उसमें सी एन का एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हमारे पास पी एन का एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो ये इस तरह से अपीयर होंगी कि वो जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर के अराउंड हमारे पास पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, ठीक हो गया। तो इसी वजह से पी एन का और सी एन का को इससे डिफरेंशिएट किया गया। तो मेन डिफरेंशियल बात जो है वो यही थी, ठीक हो गया। अब जो सी एन का है वो मेनली हमारे पास इसके साथ रिलेटेड है कि सी एन का एंटीबॉडीज जो होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं, ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोली एंजाइटिस, ठीक है। अब फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसी डिजीज होंगी कि जिसमें पीएन का पाई जाएंगी, बल्कि सिर्फ एक ही डिजीज है जिसमें सीएन का पाई जाती है, ये यही आपके पास ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, जिसमें सीएन का एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। बाकी जितनी भी हमारे पास डिजीज हम डिस्कस करेंगे उसमें सारी की सारी में पीएन का एंटीबॉडीज जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी, सीएन का और किसी में नहीं होती। अब इसका जो डिजीज का पैटर्न है उसमें मेनली आपके पास होगा क्या, ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, इसमें एक निमोनिक आपने याद रखना है, बुक पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए, ई एल के एस, ठीक है। ई से हमारे पास ई एन टी, एल से हमारे पास लंग्स, ठीक है। के से हमारे पास किडनी, तो किडनी बन गई हमारे पास, और एस से हमारे पास क्या होगा कि स्किन। तो ये मेनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन्स। लेकिन लेकिन होगा इस तरह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रेस्पिरेटरी है ना, अपर रेस्पिरेटरी, ई एन टी था ना, ई एन टी ईयर नोज थ्रोट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर लंग्स है तो लंग्स में कोई भी अगर एंटीजन था तो इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने प्रेजेंट किया, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने जब इसको प्रेजेंट किया तो अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्स आपके पास जो बॉडी में इम्यून सेल्स थे वो आए और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो आपके पास अटैक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होगा वो इन्वॉल्व होगा, ठीक हो गया। नेजल कैविटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेरेंक्स लेरेंक्स, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। फिर उसके बाद आपके पास होता है कुछ इस तरह से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्लस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। किस तरह से पता चलेगा कि हमारे पास अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है तो नेजल ब्लीडिंग,
नेजल ब्लीडिंग और प्लस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है तो हमारे पास हिमोप्टाइसिस के आपके पास जो वो खांसी उसको आएगी तो उसके जो स्पुटम होगा, स्पुटम में आपको ब्लड नजर आएगा। तो ये दोनों पैटर्न देखने को मिले फौरी तौर पे। फर्दर फर्दर क्या होता है कि किडनी की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जो किडनी होती है ना उसकी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, उसकी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो अगर किडनी इन्वॉल्व होगी तो आपके पास ये नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज करवा देती है। होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे अगर ये बोमेन कैप्सूल है तो यहाँ पे ब्लड वेसल जो थी वो इस तरह से रैप होती हैं। ठीक हो गया, ये पूरी की पूरी बोमेन कैप्सूल में ब्लड वेसल्स होती हैं, एफरेंट और इफरेंट। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये जो स्मॉल वेसल्स थी इसमें आके इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी जो आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी थे वो आके आपके पास यहाँ पे स्टक हो चुके हैं। ठीक हो गया, तो अगर ये यहाँ पे स्टक हैं तो स्टक होने की वजह से आगे ब्लड जाएगा, आगे ब्लड नहीं जाएगा। अगर आगे ब्लड नहीं जाएगा तो आपके पास नेक्रोटाइजिंग हो जाएगी। नेक्रोटाइजिंग के आपके पास ये जो सेल हैं वो सारे के सारे नेक्रोज हो जाएंगे, उनको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, इरिवर्सिबल सेल डेथ हो जाएगी। और ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस के आपके पास जो ये ग्लोमेरुलस है ना और आपके पास ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन क्यों होगी? क्योंकि ये जो इम्यून आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेंगे, उसके नतीजे में यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी और आपके पास जो नेफ्रॉन है उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, और ये मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है स्मॉल वेसल्स के रिलेटेड। मीडियम में हमने क्या देखा था? पोलीआर्ट्राइटिस नोडोजा में कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड था, इसमें आपके पास ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा। ठीक हो गया, और फर्दर इसके साथ आपके पास दो बातें हमने कर ली, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गई और इस पेशेंट का जो नोज होगा वो सैडल नोज मिलेगा। ठीक हो गया, सैडल नोज वो इस वजह से मिलता है कि आपके पास ये जो सेप्टम होता है ना, नेजल सेप्टम, उसकी परफोरेशन हो जाती है। नेजल सेप्टम परफोरेशन, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती ना, ब्लड सप्लाई जो नहीं जाएगी, तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो जाहिर बात है वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस होने के बाद आपके पास जो नेजल सेप्टम होता है वो भी नेक्रोज्ड होके डीजनरेट हो जाता है। ठीक हो गया, तो हीमोप्टाइसिस, कफ, डिस्निया, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं। ठीक हो गया, और फोकल नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस, ग्रेनुलोमास जो होते हैं वो आपके पास मेनली बनेंगे लंग्स में भी, और उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें भी देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने इस पेशेंट को ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स यानी जितनी भी मीडियम और सॉरी लार्ज और स्मॉल ब्लड वेसल्स की जितनी भी डिजीजेज हैं उन सब में हमें स्टीरॉइड्स और साइक्लोफॉस्फोमाइड ही देना है, उसी के साथ पेशेंट ट्रीट हो जाता है। लेकिन सिर्फ आपके पास मीडियम वेसल्स हैं जो कि कावासाकी, और कावासाकी में हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं प्लस एस्पिरिन जो है उसको हम साथ देते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। ठीक है, सीएन का स्पेसिफिकली है, बाकी ये जो सारी कंडीशन है ईएनटी, लंग, किडनी, स्किन, ये सारी की सारी इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। और हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि हाँ एक और बात है, जब हम एक्सरे पे देखते हैं ना तो एक्सरे पे जो लंग्स होते हैं ना उनमें कैविटेटरी लीजन मिलते हैं बहुत ज्यादा। आप सीटी पे देखेंगे तो आपको डार्क एरिया मिलेगा, यहाँ पे इस तरह कैविटेटरी लीजन मिलता है। ये भी आपके पास एक्सरे से स्पेसिफिक है, कैविटेटरी लीजन। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज जो है वो है आपके पास माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नाम से ही हम इसको देखें तो हमारे पास ये क्या है कि पोलियंजाइटिस के डिफरेंट आपके पास मैनी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होंगी, इसमें ग्रेनुलोमाज है। तो पहली बात ये होगी कि आपके पास नो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, कोई भी ग्रेनुलोमा नहीं बनेगा, नो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ठीक है, फर्दर हमारे पास नो नेजल इन्वॉल्वमेंट, इसमें नेजल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी जैसे कि उसमें हो रही थी, नो नेजल इन्वॉल्वमेंट। प्लस हमारे पास ये जो होती है वो आपके पास नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस। ठीक है, जो कि मेनली लंग्स को, ठीक है, और उसके अलावा प्लस किडनीज को इन्वॉल्व करती है, लंग और किडनी को इन्वॉल्व करेगी। पालपेबर पर्परा देखने को मिलेगा। और अगर हम इसमें एंटीबॉडी की बात करें तो आपके पास इसमें पीएन का एंटीबॉडीज मिलती हैं, पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, पीएन का पॉजिटिव मिलेगा इसमें। ठीक है जी, और ये एंटी माइलोपेरोक्सीडेज होती है ना, जो माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम होता है उसके खिलाफ होती हैं। तो यही है इसके साथ हमारे पास मोस्ट कॉमन रिलेटेड बातें, इसी से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है
इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। पहले हमने पढ़ा था ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, उसमें इयोसिनोफिल नहीं थे, तो अब हमने क्या किया, सिर्फ इयोसिनोफिलिक को ऐड किया विद पोलीएंजाइटिस। तो बाकी वही बात है, ग्रैनुलोमा भी होंगे आपके पास, मैनी वेसल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अब इसमें इयोसिनोफिल है तो इयोसिनोफिल का लेवल जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। लेकिन आपके पास इसमें भी पीएन का एंटीबॉडी होंगी। सिर्फ एक डिजीज है जिसमें आपके पास सीएन का, तो वो ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, उसमें सीएन का एंटीबॉडीज होती हैं। बाकी आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस है और इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, इन दोनों में पीएन का एंटीबॉडीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इसमें हमारे पास एक ट्राइएड होता है। पेशेंट जो होगा वो एस्थमा, एस्थमा के अलावा हमारे पास वेस्कुलाइटिस, और वेस्कुलाइटिस के अलावा हमारे पास राइनाइटिस। ये जो पेशेंट होगा वो इसके साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। साइनोसाइटिस भी इसके साथ हो सकता है, और पीएन का एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, प्लस आईजीई और इयोसिनोफिल का जो लेवल होगा वो इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑर्गन्स हैं जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो वो हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकती है, जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इसमें, और इसके अलावा हमारे पास इसमें सीएनएस इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। और सीएनएस इन्वॉल्वमेंट जो है वो मोस्ट कॉमन है। उसमें क्या होगा कि आपके पास सीएनएस में जो स्मॉल वेसल्स होती हैं जो कि आपकी नर्व को सप्लाई दे रही होती हैं, उनमें जाके ये आपके पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशन काज करवा देती है, जिसकी वजह से आपके पास रिस्ट और फुट ड्रॉप जो होगा वो देखने को मिलेगा। रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप जो होगा वो इसके साथ देखने को मिलेगा। और ये एमसीक्यू से ये आता है कि किस आपके पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में रिस्ट ड्रॉप या फुट ड्रॉप जो है वो देखने को मिलता है। ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारे पास इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन हिनोशिलोन परपरा, जिसको इम्यूनोग्लोबिन वेस्कुलाइटिस भी कहा जाता है। हिनोशिलोन परपरा, ठीक है। तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली आईजीए मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। आईजीए मीडिएटेड रिस्पॉन्स इस वजह से होगा कि कोई भी आपके पास अगर इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के बाद हमारे पास जो लंग्स की अगर हम बात करें या हम जीआईटी की बात करें, तो मिकोजा में मेनली एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, आईजीए होती है। तो ये जो आईजीए होगी ये आपके पास क्या करवाएगी, इम्यून रिस्पॉन्स को आपके पास इनिशिएट करवाएगी। और इसके नतीजे में होता कुछ इस तरह से कि आईजीए एंटीबॉडी का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है बॉडी के आपके पास डिफरेंट वेन्यूज में, मतलब के डर्मस, डर्मल एरिया में आपके पास, उसके अलावा जॉइंट्स में, जॉइंट्स के अलावा हमारे पास एब्डोमेन, एब्डोमेन के अलावा हमारे पास ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई। तो यहाँ कहीं भी आपके पास इसकी जाके डेपोजिशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास इनकी डेपोजिशन हो जाएगी तो ये फर्दर आगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वो काज करवाएंगी, ठीक है। अब अगर इसकी डर्मस में जाके डेपोजिशन हो जाएगी ना, तो आईजीए एंटीबॉडीज डर्मल एरिया मोस्ट कॉमनली हमारे पास इसमें लेग्स में, लेग्स और बटक्स का जो एरिया होता है, ठीक है, उसमें मोस्ट कॉमनली परपरा जो होता है वो देखने को मिलता है। ठीक हो गया। मोस्ट कॉमनली पाल पेपर परपरा जो होता है वो लेग्स में और बटक्स में ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ आईजीए एंटीबॉडी। और ये क्या होगा कि जब ये आईजीए एंटीबॉडी जाके डेपोजिट होगी तो ये साथ कॉम्प्लीमेंट को भी एक्टिवेट कर देगी। तो C3b, ठीक है, C3a आपके पास एनाफाइलैक्टिक होता है, और ये आपके पास क्या करवाएगा, हिस्टामीन को आपके पास जाके रिलीज करवा देगा, मतलब कि किधर से, मास्ट सेल से। तो वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वेस्कुलर परमेबिलिटी जब बढ़ जाती है तो मोस्ट कॉमनली जो ब्लड लीक होता है सब क्यूटेनियस एरिया मोस्ट कॉमनली लेग्स में, तो ये देखने को मिलता है। ठीक हो गया। लेग लेग और बटिक परपरा जो होगा वो देखने को मिलेगा। और ये जो पेशेंट होगा वो एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। एब्डोमिनल पेन, बहुत ही ज्यादा एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट होगा ये जो पेशेंट होगा। और ये जो सारी कंडीशन थी वो किस तरह से इनिशिएट हुई, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो था, उसने ये सारी कंडीशन जो है वो इंक्रीज करवाई कि इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से आईजीए बढ़ गए, आईजीए ने आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। तो आईजीए और आपके पास जिधर जिधर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी वहां के सिम्टम्स आएंगे। तो इसके साथ साथ आपके पास ये जो लेग्स और बटिक परपरा मिलता है, एब्डोमिनल पेन जो होता है वो बहुत ज्यादा सवेयर होता है। उसके साथ साथ आपके पास पेशेंट को जॉइंट पेन जो होता है वो भी देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास कंडीशन।
ठीक है जी। और इसको ट्रीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि स्टीरॉइड्स ही देते हैं। ठीक है।